नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट कोड 55 के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। यूजीसी नेट कोड 55 पेपर 2 है और दिस इज़ रिगार्डिंग लेबर वेलफेयर एंड एचआरएम सब्जेक्ट। सो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। इस डिटेल डिस्कशन का मुद्दा क्या रहने वाला है, बेसिकली जो भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरीज होती हैं, लाइक इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है या इस एग्ज़ाम की डेट क्या है, कितनी बार ये एग्ज़ाम साल में होता है या इसका सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करें, कहाँ से पढ़ें, क्या रिसोर्सेज चुनें कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ये सब आज के इस वीडियो का विषय है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होने वाला है, बट नो डाउट 100% इट इज़ गोइंग टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू यूजीसी नेट कोड 55 दैट इज़ लेबर वेलफेयर एंड एचआरएम। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ह्यूमन पेरिटस के बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। ह्यूमन पेरिटस पिछले 10-12 सालों से यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहा है और ह्यूमन पेरिटस इज स्पेशलाइज्ड इन यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले लेट मी शो यू द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो, ठीक है, ताकि हमारे माइंड में फेयर आइडिया रहे कि इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात होगी वाई यूजीसी नेट। वाई यूजीसी नेट में अपार्ट फ्रॉम कोड 55 के बारे में तो डिटेल में बात करेंगे ही, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि यूजीसी नेट एग्जाम देना क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन लोग हैं जो इसकी तैयारी करते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम पैटर्न, कितने क्वेश्चंस आते हैं इस एग्जाम में, कितने मार्क्स का ये पेपर होता है, ये सब बातें आज का विषय जरूर रहेंगी। नोटिफिकेशन, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन कब आती है, सिलेबस क्या रहता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो कि बहुत हेल्पफुल हैं इस एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए। इस एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, कट ऑफ कैसी जाती है इस एग्ज़ाम की, या फिर who all are eligible to give this exam, then what is the age limit to sit for this exam, and then there is a newly introduced category system in UGC NET, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देन कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करनी है, कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं कि हमारा जो ये एग्ज़ाम है वो आसानी से हम क्लियर कर ले। ठीक है, एंड देन हाउ टू प्रिपेयर। ओके, और फाइनली जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए और करने भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे कि यूजीसी नेट देना क्यों है। आखिर क्या ऐसा है जो किसी इंसान के मन में उठता है कि जाके एग्जाम यूजीसी नेट का क्लियर करना है मुझे, क्या ऐसी सोच है इंसान के मन में। तो सबसे पहले यूजीसी नेट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सबको पता है। यूजीसी नेट में नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये किसी तरह की एलिजिबिलिटी देता है हमें। ठीक है, ये एग्जाम उनका टारगेट है फॉर दोज हु वांट टू मेक देयर करियर इन टीचिंग एज प्रोफेसर और लेक्चरर इन सम कॉलेज और यूनिवर्सिटी, सम इंडियन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो यूजीसी नेट उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हायर एजुकेशन में टीचिंग की लाइन को पकड़ना चाहते हैं और एज अ प्रोफेसर या एज अ लेक्चरर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि यूजीसी नेट क्लियर हो गया तो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द पर्सन हु हैज क्लियर्ड दिस एग्जाम। तो दो तरह की मेनली अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं वंस यू क्लियर द यूजीसी नेट एग्जाम।
पहली होती है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि मुझे तो एज अ लेक्चरर या मुझे एज अ प्रोफेसर किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो आपका पहला स्टेप क्या है, यूजीसी नेट को क्लियर करना। तो वंस यू हैव क्लियर यूजीसी नेट, तो आप किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या इंडियन कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हो। माइंड माई वर्ड्स, अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का मतलब क्या, अब मैंने क्या पहले बोला था, क्या अब मैं बोल रही हूँ, उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस क्या है। मतलब ये कि यूजीसी नेट आपकी जॉब इंश्योर नहीं करता, आपको जॉब गारंटी नहीं देता, लेकिन यस आप एलिजिबल हो जाते हो टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं, नो डाउट। ठीक है। सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको जेआरएफ की। जेआरएफ स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो पहली जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की है कि आपने नेट दिया तो आप एलिजिबल हो जाते हो, किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो, वो आपको टीचिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यहां पर जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आपको रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि आप किसी भी कॉलेज में पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी कहाँ करो, रिसर्च कहाँ करोगे, पीएचडी में। ठीक है, यानी कि कोई भी एडवांस लेवल ऑफ स्टडीज करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट मैटर में, जो भी आप अपना डोमेन एरिया बनाना चाहते हो और उसमें स्पेशलाइजेशन गेन करना चाहते हो, तो वो कहाँ से आएगी, रिसर्च से आएगी। ठीक है, कोई हायर लेवल ऑफ स्टडी परस्यू करना चाहते हो तो वो कहाँ से आएगी, रिसर्च से आएगी। और इसका मतलब ये है कि जेआरएफ जो है दैट इज अ वे टू परस्यू पीएचडी। ठीक है, और जब इस पीएचडी में बेसिकली जब भी आप पीएचडी के लिए एनरोल होते हो तो गवर्नमेंट की फंडिंग होती है, यू गेट सर्टेन अमाउंट एज स्टाइपेंड, नियरली अबाउट 35 to 40 के आसपास होता है, 35,000 to 40,000 के आसपास होता है, जो कि आपको आपका एज अ रिसर्च फेलो आपका खर्चा उठाने के लिए आपको दिया जाता है कि आप रिसर्च कीजिए और उसका खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये होता है पीएचडी का स्कोप। तो आप रिसर्च भी करेंगे, यस ऑफ कोर्स यू विल गेट सर्टेन अमाउंट एज स्टाइपेंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो 35 से 40 हजार तक का आपको कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है। तो इसमें एक थर्ड कैटेगरी भी आ गई है, पीएचडी ओनली के नाम से वो पॉपुलर है। तो जब हम कैटेगरी सिस्टम डिस्कस करेंगे हम वहां पे बताएंगे, वहां डिस्कस करते हैं कि ये कैटेगरी 3 क्या है। तो 2 कैटेगरी तो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस कर ही ली है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की और जेआरएफ की। ठीक है, मीनवाइल हमारे साथ अभिनव सर भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका अभिनव सर। ओके, थैंक यू मैम। एंड आई होप कि इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑलरेडी मैम ने अच्छे से इस्टेब्लिश कर दिया है। इस वीडियो में एचआर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जानने के लिए हैं, चाहे सिलेबस है, चाहे पैटर्न है, चाहे नोटिफिकेशन है, चाहे एग्ज़ाम, चाहे वाई यूजीसी नेट है, सब कुछ ही जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। सेकेंडली हमने टाइम स्टैम्प लगा दिए हैं ताकि आप जगह जगह जाके वो वीडियो वहीं पर देख सकते हैं जो भी आपको स्पेसिफिकली चीज़ देखनी है। बाकी आप ना इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड आने वाली चीज़ें भी जो हैं आपको पता चल जाएंगी। प्लीज़ मैम, प्लीज़ कंटिन्यू। थैंक यू। कैन यू प्लीज शेयर द पीपीटी सर। तो अभिनव सर, अभी तक हम वाई यूजीसी नेट वाला क्वेश्चन एड्रेस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो बेसिकली ये एग्जाम किस तरह का होता है वो डिस्कशन का मोटिव है अब यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होता है, यूजुअली 2 बार होता है। यस ऑफ कोर्स जब कोविड आया था तो थोड़ा सा डिले हो गया था, पर अभी हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो यूजुअल पैटर्न क्या है यूजीसी का, 2 बार कंडक्ट किया जाता है ये एग्ज़ाम। ठीक है, एंड ये जो कोड 55 है, इट इज़ वन अमंग द 83 सब्जेक्ट्स। यूजीसी नेट जो है वो 83 सब्जेक्ट्स में होता है। पेपर 2 की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी हम पेपर 1 पे भी आएंगे, सारा मैं डिटेल दूंगी, लेकिन पेपर 2 जो है वो 83 सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें से कोड 55 लेबर वेलफेयर एंड एचआरएम एक सब्जेक्ट है। ठीक है,
और अप्रॉक्सीमेटली 9 to 11 लाख लोग जो हैं इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं। हर मतलब अगर 6 महीने में एक बार हो रहा है तो हर 6 महीने बाद 9 से 10 लाख, अभिनव सर सही है ना? यही आंकड़ा है, 9 से 10 लाख जो लोग हैं हर अटेम्प्ट में बैठते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये CBT मोड में है, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होता है, तो इसलिए जो ये एग्ज़ाम है वो 10 से 12 दिन चलता है, ठीक है। और MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अब इसका ना पैटर्न समझ लेते हैं हम, इस एग्ज़ाम को करने का पैटर्न क्या रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 पेपर हैं, वन इज़ योर पेपर 1, अनदर वन इज़ योर पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो है वो है कॉमन पेपर। कॉमन मतलब आप कोई भी पेपर 2 दे रहे हैं, लेकिन पेपर 1 तो आपको देना ही है। पेपर 1 सबको देना है जो भी आप UGC नेट के लिए बैठ रहे हैं, ठीक है। पेपर 2 जो है वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिस सब्जेक्ट में आपकी स्पेशलाइजेशन है ये वो वाला सब्जेक्ट है और उसके लिए ही आपको अपीयर होना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो मैनेजमेंट बैठ सकते हैं, कॉमर्स के हैं, MCOM कर रहे हैं, MCOM आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है तो आप कॉमर्स UGC नेट कॉमर्स के लिए अपीयर हो सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आपकी HR में स्पेशलाइजेशन है तो आप यहाँ पर कोड 55 में एग्जाम देंगे, पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 तो सबको देना है। पेपर 1 का नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। अब देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पर जो मोटिव बताया था कि हम क्यों देते हैं, इस नाम से भी आपको पता चल जाएगा। 1 इज आपको एक टीचिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, दूसरा आप रिसर्च के क्षेत्र में जाते हो, तो जो नेट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है आपको पेपर 1 से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, और ये आपका सब्जेक्ट वाइज रहता है। तो यहाँ पर मैं आपका लिख देती हूँ, सब्जेक्ट का नाम ही लिख देती हूँ, क्योंकि हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज लेबर वेलफेयर एंड HRM या HRM एंड लेबर वेलफेयर, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं इसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं, और हर एक क्वेश्चन क्योंकि 2 मार्क्स का होता है तो ओवरऑल आपका इसका स्कोर रहेगा, मैक्सिमम स्कोर रहता है 100 और इसका मैक्सिमम स्कोर रहता है 200। तो टोटल मार्क्स हमारे पास कितने निकल के आते हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स दोनों एग्जाम्स को मिलाकर, दोनों पेपर को मिलाकर रहते हैं 300, यानी कि टोटल आपका जो स्कोर आएगा वो 300 में से आएगा, ठीक है। और इन दोनों एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने की जो ड्यूरेशन है, आपको कितना टाइम मिलता है, 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है। 3 आवर्स का टाइम है, यानी कि 180 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस आपको टारगेट करने हैं, 150, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 50 और 100 150 क्वेश्चन है, 180 मिनट मिलेंगे आपको उसको अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। और MCQ बेस्ड रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से आपको एक को लगाना है सही। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है कि आप किसी एक एग्ज़ाम में 0 ले आए और दूसरे में फुल ले आए तो आपका परसेंटेज बन जाएगा या आप पास कर जाओगे इस एग्ज़ाम को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस एग्ज़ाम में आपको दोनों पेपर्स में मिनिमम परसेंटेज स्कोर करनी है, दैट इज़ 40%। 40% मिनिमम दोनों के लिए टारगेट है आपका, ठीक है। तो ये भी हमारे को ध्यान रखना है, दोनों में 40% लाओगे तो ही आपको पास माना जाएगा इस एग्ज़ाम में, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो 40% का मतलब ये है कि अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो सीधा सीधा यहाँ पे 40 मार्क्स हो गए, ठीक है। 100 में से 40 मार्क्स अगर आप ले आते हैं, 40 मार्क्स का मतलब है 20 क्वेश्चंस अगर आप ठीक कर लेते हैं पेपर 1 में, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपका 200 मार्क्स का पेपर है, तो 80 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, जिसका मतलब है कि 40 क्वेश्चंस आपको ठीक करने हैं, ताकि आपका जो स्कोर है वो कट ऑफ के लिए कंसिडर किया जाए, ठीक है। सही है ना अभिनव सर, ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब इसमें ना एक चीज़ जो बड़ी नोटिसेबल बात है वो ये है कि यूजुअली हमने एग्जाम्स में देखा है कि एक नेगेटिव मार्किंग का भी चीज़ रहता है,
बट यूजीसी के एग्ज़ाम की ये प्लस पॉइंट है कि इसमें देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब आप अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका मार्क्स आपका कटेगा नहीं, आपका बस 0 मार्क्स चढ़ेगा, ठीक है। तो अब अगर आपने कोई सवाल नहीं आया और आपने उस पर कोई तुक्का नहीं लगाया, कोई मार्क्स नहीं लगाया, तो आप खुद समझिए कि कितनी बड़ी गलती है ना। ऐसा आपको नहीं करना है। एंड सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर मैम फॉर एग्जाम पैटर्न। आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन। सो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि दिस एग्जाम इज यूजुअली कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। तो क्या साइकिल रहती है, जून और दिसंबर में ये एग्जाम होता है। जून वाले एग्जाम की जो नोटिफिकेशन आती है वो मार्च तक आ जाती है और दिसंबर वाले एग्जाम की सितंबर तक आ जाती है। सो 2 से 3 महीने पहले इसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। अप्रॉक्सीमेटली फीस जो है इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने की वो 1000 के आसपास है, वो आप चेक भी कर सकते हो। इसका रिजल्ट 1 महीने में आ जाता है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम जब जो रिजल्ट आता है ना, तो सबसे पहले एनटीए उसमें प्रोविजनल आंसर की निकालता है। प्रोविजनल आंसर की का मतलब है कि वो फाइनल आंसर की नहीं है, आप उसमें जो भी एनटीए ने आंसर की दी है उसको चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने की ऑप्शन रहती है, आई थिंक 48 आवर्स रहते हैं, 2 दिन का टाइम मिलता है, जिसमें आप ये बता सकते हो कि एनटीए ने मेरे अकॉर्डिंग ये वाला आंसर गलत बताया है। और आप अलॉन्ग विथ सोर्स कि किस सोर्स के बेसिस पर आप ये बोल रहे हो, एनटीए को चैलेंज कर रहे हो कि आपका आंसर गलत है, वो भी आपको देना होता है, ठीक है। और उसके बाद सब कुछ सबका एनालिसिस करने के बाद एनटीए को अगर ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ क्वेश्चन ड्रॉप भी कर देती है, क्योंकि कई बार एनटीए गलत क्वेश्चन भी डाल देती है एग्जाम में, ठीक है। तो उस गलत क्वेश्चन को फिर वो ड्रॉप भी कर देते हैं। और ये सब करने के बाद एक फाइनल आंसर की भी निकालता है एनटीए, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट कोड 55 का सिलेबस। तो सिलेबस दोस्तों इसका वास्ट नहीं है, पहली बात, और डिटेल नहीं है। अगर हम कंपेयर करें यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स के साथ, तो कोड 55 का सिलेबस काफ़ी रीजनेबल है, ठीक है। और एक बार मैं ह्यूमन पेटस की वेबसाइट पर आपको ले जाना चाहूँगी, जिसमें आई कैन शो यू कि पहले तो ह्यूमन पेटस की वेबसाइट पर चलकर ये देखते हैं। दिस इज बेसिकली योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूजीसी नेट इन एचआरएम एंड लेबर वेलफेयर। ये जो पेज है एक्सक्लूसिवली उन बच्चों के लिए है जो टारगेट कर रहे हैं कोड 55 लेबर वेलफेयर और एचआरएम के एग्जाम को। आपको जो भी एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट दिस एग्जाम इस वेबसाइट के पेज पर भी आपको सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अलग अलग सब टॉपिक्स में डिवाइडेड मिल जाएगी। तो जो भी आप जानना चाहते हैं इससे भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो राइट नाउ अभी हम सिलेबस पे चलते हैं, क्योंकि हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिकली देयर आर 10 यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कितना हमें पढ़ना है। 10 यूनिट्स में ये पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट थ्योरीज एंड फंक्शन, सेकंड इज योर एचआरएम, देन एचआरडी एंड इंटरनेशनल एचआरएम, देन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ट्रेड यूनियंस, आईडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, लेबर लॉज रिगार्डिंग वेजेस, देन लेबर वेलफेयर, लेबर मार्केट। एक सिलेबस के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, although there are 15 labor acts which are explicitly mentioned under the syllabus, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके अलावा किसी और लेबर लॉ से क्वेश्चन नहीं आता। तो फिर हम क्या करें, सारे के सारे 40 लेबर लॉस पढ़ के चले जाएं? वो भी तो नहीं कर सकते ना, वो तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो ये 15 तो करने ही है, क्योंकि ये ऑब्वियस है, सिलेबस में दिए हुए हैं इसलिए करने हैं। और कौन कौन से करने हैं वो कहाँ से डिसाइड होगा? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन 15 लेबर लॉस के अलावा कहाँ से आए हैं? इन चार एक्ट से उठ के आए हैं। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड ESIC एक्ट। तो ये चारों एक्ट भी अपनी तैयारी में प्लीज़ शामिल कर लीजिए, तभी आपका लेबर लॉस को लेकर एश्योरेंस हो जाएगी कि मेरी अच्छे से तैयारी हो गई इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पेपर 1 के लिए का सिलेबस भी एक बार देख लेते हैं, ताकि यहीं पर सब कुछ डिस्कस हो जाए। सो पेपर 1 के लिए जैसे कि पेपर 2 में 10 यूनिट्स हैं, वैसे ही पेपर 1 का सिलेबस भी 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। 1 इज योर टीचिंग एप्टीट्यूड, देन रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड।
और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और देन यू हैव डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एंड फाइनल यूनिट जो है वो है इसकी हायर एजुकेशन सिस्टम। तो पेपर 1 में जो एक बात रेलेवेंट है, मेरे को लगता है ऐसा, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ कि जो इसकी ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल बुक्स जो होती हैं पेपर 1 की, ऑफ कोर्स देयर आर सो मैनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, आप उनको रेफर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक आपको पेपर 1 में ज़रूर मिलेंगे जो कि कन्वेंशनल टेक्स्ट बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो रेगुलरली अपडेट होते हैं, कौन कौन से अपडेट हो सकते हैं कि हायर एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट हुई है, या आईसीटी बेस्ड जो डेवलपमेंट हो रही है, डाटा गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या एसडीजी के ऊपर कोई आ गया, या डिजिटल इनिशिएटिव्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो अपडेटेड टॉपिक्स के लिए या तो हम इंटरनेट को रेफ़र करें, या न्यूज़पेपर से हम अपने आप को अपडेटेड रखें, या जो भी और रिसोर्सेज हैं जो हमारे को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम उनको रेगुलरली चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन वंस यू आर एनरोल्ड विद ह्यूमन पेटस, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे टॉपिक्स की अपडेशन आपको ह्यूमन पेटस के साथ मिलेगी। मतलब आप ह्यूमन पेटस के ऊपर 100% रिलाई कर सकते हो फॉर 100% कवरेज ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि कैसे, किस तरह से आप ह्यूमन पेटस के साथ तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो है ये एचआरएम का पेपर 2 का लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, और इसमें आप देख सकते हो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। लेबर लॉज पे अगर मैं आपको एक बुक खोल के दिखा देती हूँ, जिसमें आप यू कैन सी दैट देयर आर वेरियस यूनिट्स विच आर कवर्ड अंडर दिस बुक। तो इंट्रोडक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए एक सेपरेट यूनिट है इसमें। देन देयर आर डिफरेंट लेबर एक्ट्स विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट खोल के दिखा देती हूँ, तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे इसके, तो आपको इंडेक्स मिलेगा इसका। सो लेफ्ट साइड पे तो आपको सारे चैप्टर्स दिख रहे हैं जो जो इस बुक में कवर्ड हैं, लेकिन राइट साइड में बुक के अंदर जो उनसे टॉपिक्स हैं, जैसे डेफिनेशंस हैं या चैप्टर वाइज इनकी डिवीजन की गई है। तो चैप्टर 2 भी एक बार देख लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है। एक बार मैं जस्ट ग्रीवियंस कमेटी के ऊपर जो भी प्रोविजंस हैं वो इस चैप्टर में कवर्ड है। तो 40 सेक्शंस हैं ऑल दो, लेकिन येस इन डेप्थ इसमें कवरेज है। तो सारी की सारी आपकी तैयारी इस बुक से हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू लेबर लॉज। तो ये ई कंटेंट है। हालांकि प्रिंटेड बुकलेट्स भी आपको ह्यूमन पेटस के साथ जुड़ने के बाद मिलती हैं, यानी कि दोनों फॉर्म्स में आपके पास कंटेंट मिलता है। वन इज कि आप कैसे ऑनलाइन तैयारी करते हो, और दूसरा अगर आप ऑनलाइन नहीं तैयारी करना चाहते हो तो प्रिंटेड बुकलेट से पढ़ना चाहते हो एज पर योर कन्वीनियंस, तो वो भी आपको अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, तो देयर इज़ वन थिंग दैट मैं जो सिलेबस में ऐड कर दूं, जैसा कि मैम ने पॉइंट उठाया भी कि जो पेपर 1 है वो कन्वेंशनल बाउंड्री से थोड़ा सा बाहर चला जाता है, क्योंकि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें रीसेंट अपडेट्स भी चीज़ें पूछी जाती हैं। दूसरी चीज़ कि हम इन सब्जेक्ट्स को अपने मास्टर्स में नहीं पढ़ते हैं, सो दे आर बिट अनकन्वेंशनल इन अ टर्म्स। सो इसीलिए हम लोग ने प्रीवियस ईयर पेपर्स को बेस बना के जो कोर्स बनना चाहिए उसको हमने बनाया है। तो मैं आपको एक बार पेपर 1 भी एक बार आपको दिखा दूं। तो अगर मैं पेपर 1 के किसी एक टॉपिक में जाऊँगा, लेट मी गो टू रिसर्च एप्टीट्यूड, तो उसी तरीके से हमारा पूरा कोर्स होता है। ये वो सारे यूनिट्स वही हैं जो आपको अपनी पढ़ाई के लिए पढ़ने हैं, एंड देन इसमें क्लासेस होती हैं, बुक्स होती हैं, एंड क्विज होता है, ठीक है। तो अगेन द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक कि हमने भी पेपर 1 को डिकोड करने के लिए सिलेबस को डिकोड, हमने भी सिलेबस की बाउंड्री को ध्यान में रख के जो कोर्स बनाया वो सिलेबस को ध्यान में रख के ही बनाया, ऐसा नहीं कि उसको रेंडमली बना दिया। तो आप भी अपनी पढ़ाई में उन चीज़ों पे ज़रूर गौर करें कि सिलेबस में क्या कीवर्ड्स हैं। सेकेंडली, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चन होते हैं उससे हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आती हैं। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल की। तो मैं अभिनव सर को रिक्वेस्ट करूंगी। हाँ, तो गाइस, एक तो ना ये सवाल भी अपने आप में ना कई सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है सर, कैसे होगा सर, इतना कैसे याद करना है मैम, इतना कैसे पढ़ना है। तो देखिए 3-4 बातें, फैक्चुअल बातें जो इस एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल के लिए की जा सकती हैं, उससे शुरू करते हैं। तो पहली बात तो इसका जो सिलेबस है,
जो यूजीसी ने हमें कोड 55 का सिलेबस बताया है वो मैनेजमेंट के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, जो कि आपका क्लोजली रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो उसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी कम है ना। जैसे मैनेजमेंट में कई सारी यूनिट्स आपको पढ़नी पड़ती है, बट इसमें लिमिटेड यूनिट्स आपको पढ़नी है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। पर इसमें जो चैलेंज पड़ता है वो पड़ता है सब्जेक्ट्स की डेप्थ का, या फिर सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा अनकन्वेंशनल होने का। अब इसमें अनकन्वेंशनल से मेरा मतलब है कि जैसे आपको इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ना है, लेबर वेलफेयर पढ़ना है, लेबर मार्केट पढ़ना है। अब ये सब्जेक्ट्स ही ऐसे हैं कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड सिलेबस ना हो तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि आखिर इन सब्जेक्ट्स में पढ़ना क्या था, है ना। दूसरी चीज, लेबर लॉस अपने आप में एक अंडरस्टैंडिंग मांगता है कि अगर आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग है तभी आप उसके इतने सारे प्रोविजंस, इतनी सारी चीज़ों में एक समानता, एक सिमिलैरिटी, एक पैटर्न ढूंढ सको और चीज़ों को अच्छे से याद कर सको, ठीक है। कुल मिलाकर लेबर लॉस को पढ़ते कैसे हैं पहले तो यही जानना पड़ेगा, उसके बाद आई थिंक मैम चीज़ों को याद करने का चैलेंज आएगा। बट अगेन जो डिफिकल्टी लेवल की बात है उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने स्ट्रक्चर्ड तरीके से सिलेबस कीवर्ड बाय कीवर्ड कवर कर लिया, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स में जाके ये भी देख लिया कि सवाल पूछते हैं किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ना इस सब्जेक्ट में अपनी मेहनत के कारण बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। तीसरी चीज के एनटीए ने जब से टेक ओवर किया, देयर इज नो डाउट इन इट के सवालों की क्वालिटी या सवालों की जो गुणवत्ता थी वो काफी बढ़ गई। आई एम श्योर मैम आप भी इस बात से एग्री करेंगी कि जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपकी वो अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल देखने को मिल रहे हैं, या फिर जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होते हैं, उन सभी में अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की एकदम एक्यूरेट क्लैरिटी है तभी आप सही करोगे। एंड नॉट जस्ट एचआरएम, हम लोग मैनेजमेंट और कॉमर्स के लिए भी तैयारी कराते हैं, सभी जगह ये सारा पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो तीसरी बात जो आपको नोट करनी है वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जब एचआरएम पढ़ रहे हैं तब आपको ना ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि कोई भी एक बात दूसरी चीजों से कैसे अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर थ्योरी ऑफ वेजेस आप पढ़ रहे हो जो लेबर वेलफेयर में पढ़ते हैं, तो उसमें आपको आई थिंक मैम इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी हम अप्रोचेस टू लेबर लॉस पढ़ते हैं एंड थ्योरीज भी पढ़ते हैं, उसमें लेबर वेलफेयर में पढ़ते हैं। तो उसमें आपको पता चलना पड़ेगा कि कोई भी एक थ्योरी है वो दूसरे से कैसे अलग है, ठीक है। तो जैसे पुलिस थ्योरी है वो कैसे अलग है आई थिंक फिलैंथ्रोपिक थ्योरी से, ठीक है, वो आपको ना एक्यूरेटली पता होगा तभी वो सवाल आपका सही हो सकता है, ठीक है। एक और बात जो हम यहाँ पे नोट ऐड करते हैं कि कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो सवाल जिन सवाल में मतलब कहते हैं कि वो सवाल तो हो ही नहीं सकते, आपने कितना भी अच्छा, जिसे रोड ब्लॉकर सवाल हम कहते हैं। जैसे इस बार के 2018 जून के पेपर में कई सारे ऐसे सवाल देखने को मिले जिसमें भर भर के सेक्शन नंबर पूछा गया है। तो क्या अब मैं सेक्शन नंबर याद करना शुरू कर दूं? डेफिनेटली ये काम ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। खुद चाचा चौधरी इसमें स्ट्रगल करेंगे, ठीक है, कि कैसे एक एक सेक्शन नंबर को हम याद कर लें। तो उसका जो तरीका होता है वो क्लासेस में हम लोग ने भी कई बार शेयर किया है कि जैसे कोई अमेंडमेंट आया है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है, कोई बात ऐसी है जो केवल उसी प्रोविजन से रिलेटेड है, पढ़ते पढ़ते वो चीजें याद होनी चालू हो जाती है। एंड अगेन अगर नहीं भी हुआ वो सवाल तो भी वो सवाल आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेंगे। अगेन आपका सिलेक्शन जो है वो आपका सिस्टमेटिक पढ़ाई डिसाइड करेगा। आई एम श्योर मैम यू विल एग्री विद मी। बिल्कुल सही कहा अभिनव सर ने। और एट द सेम टाइम सिर्फ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि शॉर्टकट नहीं करना है, ठीक है, हमारे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, तभी हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बिलीव मी आसान हो जाएगी, ठीक है। जितना हम पढ़ते चले जाएंगे इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन यूट्यूब वीडियोस जो दे रहे हैं कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कर लेते हैं, आईआर तो टोटली फैक्चुअल बेस्ड है, तो 10 इंपॉर्टेंट लगा देते हैं, 20 लगा लेते हैं, 50 लगा लेते हैं। तो ऐसे यूट्यूब वीडियोस को देखने से अच्छा है भैया 50 मिनट लगा के पढ़ाई कर लो, उस चैप्टर की अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कितने आ जाएंगे, वहाँ एक भी नहीं शायद मिलने को देखने को मिलेगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं, ठीक है। तो अब डिफ़िकल्टी लेवल का मतलब ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर मुश्किल नहीं है क्योंकि इसका सिलेबस वास्ट नहीं है। तो सिलेबस हमारा बिल्कुल हमारे हाथ में होता है, अच्छे से हम इसको कवर कर सकते हैं आराम से। बट येस, जो जहाँ पर हमारे को डेप्थ की ज़रूरत है, लेबर लॉज में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है, तो वो कर लेंगे तो हमारा अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कट ऑफ की। तो एक बार कट ऑफ के लिए भी हम थोड़ा सा अपना रिसोर्स देख लेते हैं। ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे चलते हैं, जहाँ पर इस एग्ज़ाम से में जितनी भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कट ऑफ्स डिक्लेयर हुई हैं यूजीसी की तरफ से, उसको चेक करते हैं। तो तब हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हमारे को कितने मार्क्स लाने चाहिए, तो हमारा ये एग्ज़ाम निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जो दिसंबर 2023 की जो कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी की मैं डिस्कस करूंगी, 72% जीआरएफ के लिए है और नेट के लिए 63.33% है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मोटा मोटा अगर हम समझने की कोशिश करें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो जो 300 में से कितने मार्क्स आपको लाने हैं जीआरएफ क्लियर करने के लिए, 216, और नेट क्लियर करने के लिए लगभग अगर मैं इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग चलूँ तो 195 या 196 मार्क्स लाने हैं। या इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 150 में से 108 का टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट आपका, 108 के आसपास। 108 का मतलब है 105, 110 भी हो सकता है। तो 105 से 110 का अगर आप टारगेट करते हो तो आप जीआरएफ क्लियर कर पाओगे। और फॉर यूजीसी नेट आपका यही टारगेट 95 to 100 के बीच में अगर होगा तो आपका नेट आराम से निकल जाएगा। बाकी का कट ऑफ भी एक बार देख लेते हैं। तो ये तो दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम के हिसाब से मैंने बताई है। अगर हम बाकी कट ऑफ्स भी देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी की 70% गई है और नेट की गई है 64 के आसपास। तो एक बार दीजिए सर। तो ये 63% है, ये 64 है, तो दोनों ऑलमोस्ट आसपास है। 72 से यहाँ पर 70% है, यहाँ पे 72% है। और देखें तो फिर जो ये दिसंबर 22 एग्ज़ाम है वो भी आपका अनरिजर्व कैटेगरी की जो परसेंटेज है वो 72 के आसपास ही है और ये भी 64 के आसपास है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 70 से 72 के बीच में आपको टारगेट दे रहा है जेआरएफ के लिए, और 64 से 65 के बीच में जो आपकी रहेगी वो नेट के लिए टारगेट है। तो अगर आपको जेआरएफ निकालना है तो हमारे को एटलीस्ट 150 में से 110 का टारगेट बना के चल लेना चाहिए। 100 से 110 के बीच में अगर हम क्वेश्चंस ठीक कर पाते हैं तो हमारा ये एग्ज़ाम आराम से निकल जाना चाहिए। ठीक है, अब हम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी का बेसिक मतलब है कि हु ऑल आर एलिजिबल टू अपीयर इन दिस एग्ज़ाम। हमारे पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए तो हम इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो पहले बात करेंगे जिनके पास मास्टर्स डिग्री है। 2 इयर्स मास्टर्स आपने अगर करी हुई है तो आपको कितने मार्क्स होने चाहिए थे तो आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार हैं। दैट इज़ 55% मार्क्स। ठीक है, तो 2 साल की मास्टर्स जिसमें आपने 55% मार्क्स अगर स्कोर करे हैं देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम। ठीक है, और ये जो 55% मार्क्स की है इसमें 5% की रिलैक्सेशन है फॉर SC, ST, OBC, PWD और थर्ड जेंडर कैटेगरी की। तो इनके लिए 50% है ये परसेंटेज। ठीक है, और किस चीज़ में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। क्योंकि हम कोड 55 की बात कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने MCOM किया है तो आप कॉमर्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो कॉमर्स वाले बच्चे UGC नेट कॉमर्स में ही दे सकते हैं। MCOM वाले बच्चे UGC नेट कॉमर्स में ही ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर कोड 55 की अगर हम बात करें तो आप का जो स्पेशलाइजेशन है मास्टर्स डिग्री किस में रहनी चाहिए, HRM में, IR में, लेबर लॉज में, पर्सनल मैनेजमेंट में। तो अगर आपकी मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट्स में है देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर UGC नेट कोड 55 एग्ज़ाम। ठीक है, अब ये जो MBA है और जो आपकी मास्टर्स है वो मोड कोई भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, कॉरेस्पॉन्डेंस भी हो सकता है। इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने पार्ट टाइम दिया है या फुल टाइम किया है, कॉरेस्पॉन्डेंस दिया है, नो नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग। ठीक है, अब बात करते हैं डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज की। कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में डिप्लोमा होता है या सर्टिफिकेट कोर्स हमने कोई क्लियर किया होता है, तो अब हम
इस डिलेमा में रह जाते हैं कि वेदर आई एम एलिजिबल टू अपीयर फॉर यूजीसी नेट कोड 55 या नहीं। तो अगर हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की बात नहीं मैं कर रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है और इसको स्टेटस मिला हुआ है इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एज पर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, AIU की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपके हाथ में जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है वेदर इट इज़ इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और नॉट, तो यू विल गेट टू नो कि whether you are eligible to sit for this exam or not, ठीक है। और ऐसे ही फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास कोई डिग्री है तो भी आप AIU की वेबसाइट पे आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि वो इक्विवेलेंट डिग्री है या नहीं है, ठीक है। तो अगर इक्विवेलेंट डिग्री है देन वेल एंड गुड, यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है। और अब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में की पढ़ाई कर रहे हैं, आपने मास्टर्स पूरी नहीं करी, मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो सेकेंड ईयर में है, अगर आप पहले क्या होता था, अभी तक जून 2024 से पहले की बात बता रही हूँ मैं, पहले क्या होता था कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, मास्टर्स की डिग्री आपके हाथ में नहीं आई है, तब आप UGC नेट का एग्ज़ाम दे सकते थे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, so if you are still pursuing a 2-year master's degree program, you are eligible to write UGC NET exam. So this was possible till 2024, ठीक है। You were eligible to write only when in a second year of study. लेकिन जून 2024 के बाद क्या हो गया, नाउ यू कैन राइट UGC नेट एग्ज़ाम एनी टाइम वाइल परस्यूइंग योर PG डिग्री। जून 2024 के बाद अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, कभी भी आप UGC नेट एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन एक कंडीशन लगा दी है UGC नेट ने कि इस केस में आपको अपनी मास्टर्स डिग्री 2 साल के अंदर अंदर ले लेनी है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ UGC नेट, ठीक है। तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए ये बोल दिया है कि 2 साल के अंदर फिर आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि आप बिना मास्टर्स कंप्लीट किए ये एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये कंडीशन है। और जो थर्ड कैटेगरी है PhD ओनली वाली, जो कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे, उनके लिए बेसिकली ये जो 2 इयर्स की लिमिट लगाई है, इसको 1 ईयर कर दिया गया है, थोड़ा सा और रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो PhD ओनली वालों के लिए ये बोल दिया गया है कि देन यू हैव टू कंप्लीट योर मास्टर्स इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय UGC, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको 2 साल के अंदर कंप्लीट करनी है और यहाँ पर PhD ओनली वालों के लिए विद इन 1 ईयर कंप्लीट करनी है। ये तो बात हुई जो मास्टर्स के थ्रू UGC नेट दे रहे हैं। अब जो एक चेंज और आया है कि अगर आपने 4 इयर्स बैचलर डिग्री आपके हाथ में है, ठीक है, देन यू आर एलिजिबल फॉर JRF एंड एडमिशन टू PhD, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन JRF के लिए एलिजिबल हो या फिर एडमिशन टू PhD के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो बैचलर डिग्री जो कि 4 सालों वाली है, वो भी आपको इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कराती है, बट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, ओके। और इसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी रहेगी, मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स अगर आपने सिक्योर करे हैं देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। और ये जो परसेंटेज है दैट इज़ रिड्यूस फॉर SC ST OBC PW और थर्ड जेंडर कैटेगरी, दैट इज़ 70%, ओके। और इसमें एक चीज़ और अच्छी बात यह है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के हो चाहे, तो आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में UGC नेट दे सकते हो। तो अगर आप साइंस सब्जेक्ट के हैं तो आप मैनेजमेंट में दे सकते हैं, कॉमर्स में दे सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन लाइक दिस, ठीक है। तो जो अगर मास्टर्स के थ्रू आते हैं तो आप कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स, MCOM वाले हैं तो कॉमर्स का आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन बैचलर डिग्री के थ्रू, 4 ईयर बैचलर डिग्री के थ्रू अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तो फिर आपको जो सब्जेक्ट वाइज रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई हो रही है। इफ़ यू आर स्टिल परस्यूइंग, अगर आप 4 साल वाली बैचलर डिग्री कर रहे हो, देन उसके फाइनल सेमेस्टर में आप
बैठ सकते हो, फाइनल सेमेस्टर में हो तब भी आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हो, प्रोवाइडेड आपको 2 साल के अंदर अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय यूजीसी, ठीक है, ओके। और अगेन एडमिशन टू पीएचडी ओनली वाली जो कैटेगरी है उनके लिए ये जो 2 साल की लगाई हुई है लिमिट, वो 1 ईयर है, तो उनको 1 साल के अंदर अपनी ये डिग्री कंप्लीट करनी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज एज लिमिट। एज लिमिट क्या रहती है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? तो बहुत ही सिंपल है। जेआरएफ के लिए अगर आप अप्लाई करें जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, तो आपकी एज 30 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम एज कितनी है? 30 साल, एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जाम इज प्लान टू बी कंडक्टेड। तो अगर जून में एग्ज़ाम होने वाला है तो 1 जून को आपकी डेट, आपकी जो एज है वो लेस देन 30 ईयर्स होनी चाहिए। ऐसे ही अगर दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है तो 1 दिसंबर को आपकी एज 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए। तो ये जो लिमिट है एज की वो जेआरएफ वालों के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो ये एज उनके लिए 35 ईयर्स है, ठीक है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप कभी भी बैठ सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही पीएचडी ओनली वाले विदाउट जेआरएफ वाले कभी भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सो देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। तो अपर एज लिमिट 30 या 35 जो भी है वो जेआरएफ वालों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब चलते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कैटेगरी सिस्टम को समझने के लिए, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है यूजीसी ने। तो इसके लिए मेरे साथ जया मैम है। वेलकम यू जया मैम। थैंक यू मैम। सो गाइज लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि कैटेगरी सिस्टम का क्या क्राइटेरिया रहता है। सो कैटेगरी सिस्टम के इंट्रोड्यूस होने से पहले जब आप नेट का एग्ज़ाम देते थे तो आप 2 चीज़ों के लिए एलिजिबल होते थे। एक होता था जूनियर रिसर्च फेलोशिप और दूसरा होता था असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। तो यानी कि जेआरएफ, जिसमें जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते थे तो आपको 38 to 40,000 का स्टाइपेंड मिलता था, और आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जो भी वैकेंसीज निकलती थी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, आप उसके लिए एलिजिबल होते थे, ठीक है। तो अब उस टाइम पे एक चीज़ और थी कि जो स्टूडेंट्स थे उनको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते थे। देयर वाज नो कॉमन एंट्रेंस जिसके बेसिस पे पीएचडी में एडमिशन मिलता था। तो बच्चों को 10-15 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने पड़ते थे जिसके हेल्प से वो जाकर के पीएचडी में एडमिशन ले पाते थे। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही मतलब मुश्किल वाली बात थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने क्या किया, यूजीसी ने एक नोटिस निकाली और उसमें उन्होंने 3 कैटेगरी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो पहली कैटेगरी है कैटेगरी 1, जिसमें जो कि सेम जेआरएफ की तरह है, इसका मतलब कि आपको जब आप पीएचडी में एडमिशन लोगे तो आपको 38 से लेकर के 40,000 की फेलोशिप मिलेगी, प्लस आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब के लिए एलिजिबल हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये तो सेम एज जेआरएफ हो गया, जेआरएफ में भी यही चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 सेम जो नेट वाली कैटेगरी है उसकी तरह ही होगा, जिसमें आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब के लिए एलिजिबल होगे, प्लस आप एक दूसरी चीज़ इन्होंने ऐड कर दी, एडमिशन टू पीएचडी, जिसमें जो आपका स्कोर कार्ड आएगा जब रिजल्ट के बाद जब स्कोर कार्ड आएगा तो उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है एडमिशन टू पीएचडी। इसमें कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में क्या फ़र्क है? इसमें कैटेगरी 2 में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब के लिए आप एलिजिबल थे, लेकिन कैटेगरी 3 में सिर्फ जो स्कोर आपका आएगा उसकी हेल्प से आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी में एडमिशन ले पाओगे। तो आप हाइपोथेटिकली हम ये देख लेते हैं। अब सबसे पहले कैटेगरी 1 में तो जो 100% वेटेज है वो इंटरव्यू का ही रहता है,
लेकिन कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में क्या फ़र्क है? कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में हम हाइपोथेटिकली देख लेते हैं कि लेट्स से एग्ज़ाम में आपका स्कोर आया 200 मार्क्स आया आपके 300 में से। तो जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लोगे तो वहाँ पर जो आपकी 70% वेटेज होगी वो इस मार्क्स की होगी। जो भी आपका स्कोर आया उसका 70% और 30% वेटेज किसका होगा? इंटरव्यू का, जिसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि एपीआई स्कोर हो गया या फिर आपका रिसर्च प्रपोजल और आपकी अपनी रिसर्च में कितना आपको पता है, आप किस तरीके से रिसर्च करोगे, तो वो सब इंटरव्यू का पार्ट हो जाता है। तो उसकी वेटेज जो है 30% है और जो स्कोर आएगा उसका 70% वेटेज उस स्कोर का होगा। और अगर हम देखें इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है इन दोनों कैटेगरीज में, यानी कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में एक चीज़ कॉमन है जो कि जिसमें क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप वाला जो क्राइटेरिया है। और इन तीनों ही कैटेगरीज में क्या कॉमन है कि आप एडमिशन ले सकते हो पीएचडी में। और जो कैटेगरी 1 के अंदर जैसा कि मैंने बताया जेआरएफ का अमाउंट ज़्यादा होता है, 38 to 40,000 होता है। और कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में अगर आप फॉल करते हो तो स्टाइपेंड कम होता है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, 8 से 10,000 रुपये देता है। सो ये हमारा पूरा कैटेगरी सिस्टम है। चीज़ों को सेंट्रलाइज करने के लिए यूजीसी ने ये किया है। अब जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए सीयूईटी यूजी है, पीजी में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी पीजी है। तो जो हायर एजुकेशन में यानी कि रिसर्च में चीज़ों को सेंट्रलाइज करने के लिए गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत 3 कैटेगरीज लाई गई हैं। सो यही है मैम कैटेगरी सिस्टम। थैंक यू जिया मैम इतने अच्छे से समझाने के लिए। आई होप कैटेगरी सिस्टम से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज दूर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए हमें कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से नोट्स रेफ़र करने हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो हमें हेल्प करेगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो अगर हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो बेस्ट सोर्स जो है ना वो है हमारी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स। तो जिन बुक्स से हमने ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़कर एग्ज़ाम निकाले हैं ना, दीज आर द बेस्ट सोर्सेज टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है हमारा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के ऊपर होता है। बीकॉम एमकॉम में हमने ये सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े होते हैं, तो इसीलिए पूरे आसार है कि अगर हम उन बुक्स को रेफ़र करें तो 100% हमारा ये पेपर निकलने का पूरा चांस है। ठीक है, बट अगेन उन बुक्स के साथ सिर्फ एक ये छोटा सा चैलेंज है, क्योंकि वो बुक कोई भी अगर आपको नॉर्मल बुक जो मिलेगी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, वो आई थिंक मोटा 400-500 पन्नों की होगी, 600-700 पन्नों की भी हो सकती है। तो अब चैलेंज ये रहता है कि अब जैसे हर 6 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम है, या कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे पास और भी काम होते हैं, हम जॉब कर रहे होते हैं, हमारे पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ऐसे चैलेंजेस को डील करते हुए हम इतनी मोटी बुक से कैसे पढ़ाई करें, है ना। तो इसका सीधा साधा ये अप्रोच है कि पहले तो हमें सबसे पहले सिलेबस उठाना है। ठीक है, सिलेबस में जो हमारे को कीवर्ड दिए हुए हैं उनको पकड़ना है और हमें ये ट्राई करना है कि हमारे को एक ना सबसे पहले कोशिश कर लेनी चाहिए कि बाउंड्री क्या है, कितना पढ़ना है। अगेन हम उन अगर बुक्स को रेफ़र करेंगे तो नो डाउट जो अभी पढ़ के निकले हैं उनको तो पढ़ के फटाफट याद भी आ जाएगा, लेकिन जिनको टाइम की शॉर्टेज है या कुछ और मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो वो कम समय में अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो अगेन उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो ह्यूमन टाइटस के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल टू द पॉइंट कंसाइज बुकलेट्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको ये पता चल जाता है कि आपको कितना पढ़ना है। तो ये सिर्फ मतलब ये चीज़ नहीं है कि प्रिसाइज रखने के चक्कर में कुछ छूट गया हो सिलेबस में या कुछ छोड़ दिया टॉपिक, कुछ कवर्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें 100% कवरेज है सिलेबस की, और जितनी भी यूनिट्स हैं सारी यूनिट्स के लिए आपको सेपरेट बुक्स मिलेंगी और आप अपनी टारगेटेड अप्रोच के साथ पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो
आपकी बीकॉम की या एमकॉम की जो बुक्स हैं या जो भी आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं उसमें ज़्यादा डिटेल में कवरेज है, तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना उसमें उतना नहीं पढ़ना जितना कि आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। तो इसलिए भी जो आपकी कन्वेंशनल बुक्स हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, वो तब भी मतलब थोड़ा सा मतलब हमारे को लिमिट करके चलना है। तो उसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं ना उनको थोड़ा सा हटा के चलना है, ताकि अगेन हमारी एनर्जी बचे, हमारा टाइम बचे और हम टू द पॉइंट अच्छे से प्रिपरेशन करके इस नेट एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। ठीक है, ओके। और क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है तो हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि हम इसका 80 to 90% सिलेबस कवर करके एग्ज़ाम में चले जाएं। ज़्यादातर सब्जेक्टिव पेपर्स में क्या होता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर ये होता है ना कि ट्राई की भैया 80% 90% टॉपिक कर लिए तो चल ये 2 चैप्टर छोड़ देते हैं, मेरी समझ से परे है, करते हैं हम ऐसे। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल होती हैं कि 5 में से 3 क्वेश्चन करिए, 10 में से 5 करिए, 10 में से 7 करिए, लाइक दिस, है ना। तो इसलिए वहाँ पर ये ऑप्शन रहती है। लेकिन एमसीक्यू बेस्ड इस एग्ज़ाम में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो हमेशा हमें ये टारगेट करना है कि 100% सिलेबस की कवरेज करके हमें जाना है अपनी तरफ से। और प्रेडिक्टेबल पेपर है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अनयूजुअल पूछ लेंगे, अरे ये क्या होगा, उसका क्या होगा। तो अगर अनप्रिडिक्टेबल जो भी क्वेश्चन है ना वो सबके लिए है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही ऐसा है, बाकी सबके लिए भी वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को हम ऐसे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और स्मार्ट नहीं बनना, मतलब यूट्यूब ज्ञानबाजी के पीछे ना थोड़ा कम ही भागना है। इससे अच्छा है कि बेटर घर में पढ़ाई कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमें डील करना है, दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर। तो आधी बातें तो मैंने जो बुक्स और नोट्स वाली बातें करी हैं बिल्कुल उससे कोरिलेट करता है ये क्वेश्चन हाउ टू प्रिपेयर। तो फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता सकती हूँ कि जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑलवेज सेट योर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा देखिए यूजीसी नेट में ना ये चीज़ बड़ी कमाल की अपने आप आपको हेल्प करेगी कि जब आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड एज ऑफ नाउ विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट कोड 55 प्रिपरेशन। तो एक दो सालों के पिछले सालों के पेपर उठा के देख लो, उसमें मुझे पता चल जाएगा भैया अच्छा लेबर लॉ में ये तो मुझे आता है, ये तो आता है, ये मैं आसानी से कर पाऊंगा। ये भी होता है ना कि ये तो आसानी से कर लूँगा। अच्छा इतने ही क्वेश्चन है, 9-10 क्वेश्चन है जो कि मेरे को मुश्किल लगे हैं, तो इसका मतलब एग्ज़ाम ज़्यादा मुश्किल नहीं है और मेरे लिए तो ये अप्रोचेबल है और मैं इसको आराम से टारगेट कर पाऊँगा। तो इसमें भी ना एट द सेम टाइम कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि हमारी अच्छे से पकड़ में होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी पकड़ है लेबर लॉज में, तो मुझे पता है मेरे को लेबर लॉज अच्छे से आते हैं, तो इनको तो मैं अच्छे से टारगेट कर ही लूँगा। कुछ के लिए लेबर लॉज जो है ना बहुत ही मतलब उनको नहीं समझ में आता या फिर उनको फाइट लगती है लेबर लॉज को समझने में, तो उनके लिए HR, OB या IR जैसे टॉपिक या लेबर वेलफेयर जैसे टॉपिक उनके ऊपर उनकी होल्ड है। तो वो अब आपके ऊपर है कि आप किससे स्टार्ट करना चाहते हैं। जो आपको इजी लगता है आप उससे स्टार्ट करना चाहते हैं या डिफ़िकल्टी से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए लेबर लॉज डिफ़िकल्ट लगता है तो हो सकता है आप पहले उन टॉपिक्स पे और अच्छे ग्रास्प कर लीजिए जो कि आपको आसान लगते हैं, या एट द सेम टाइम आप ये भी कर सकते हो। मतलब ये इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, मतलब आपका गाइड यहाँ पर आप खुद हो कि आपको मुश्किल सब्जेक्ट से शुरू करना है या इजी सब्जेक्ट से शुरू करना है। तो सेट प्रायोरिटी का मतलब यही है। और दूसरी बात, हमेशा कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि 10 दिन में एक बार पढ़ लिया, 10 दिन में 2 बार पढ़ लिया। थोड़ा थोड़ा पढ़ के निकालते रहिए। आधा घंटा भी पढ़ने का मौका मिले पढ़ लीजिए, आधा घंटा 2 घंटा। तो एक छोटा सा टारगेट भी हम सेट कर सकते हैं, भैया 2 घंटे पढ़ लेते हैं। अब 2 घंटे में कई बार 2 घंटे नहीं भी पूरे हो पाते, 1.5 घंटा हो जाता है, पर किसी दिन 2.5 घंटा भी निकल जाता है। तो एवरेज अपनी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से जो बच्चे होते हैं हमारे को फ़ोन करके पूछते हैं कि टाइम टेबल क्या रहना चाहिए। तो टाइम टेबल का सीधा साधा मकसद है कि आपकी अपनी खुद की लिमिट क्या कहती है टाइम की, कि कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हो। तो एवरेज सेट कर लीजिए, एवरेज के आसपास रोज़ के हिसाब से अपना
करते रहिए उसको थोड़ा थोड़ा करके, और थोड़ा थोड़ा करके आराम से टारगेट पूरा हो जाता है फिर पढ़ाई का, ठीक है। और हमें हमेशा अपना प्लान खुद बनाना है, किसी की नहीं सुननी ज़्यादा, और खुद से अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, खुद से अपनी वीकनेसेस को पहचानिए, स्वॉट एनालिसिस कीजिए। और क्योंकि सबकी अप्रोच अलग अलग होती है पढ़ने की, और नो टू पीपल आर सेम, तो जो आपको ठीक लगे वो करिए, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आप कहोगे तो हाथ जोड़ के निवेदन है, डू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो 7-8 हज़ार 10 हज़ार क्वेश्चन जितने भी हैं, तो अगर आप ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके लिए ये और इजी पड़ेगा स्टेप। आई कैन शो यू हियर, जहाँ पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं। लेट मी शो यू दैट। ये देखिए, ये डाउनलोड प्रीवियस ईयर पेपर्स की विंडो पे जाकर आप इजीली यूजीसी नेट के पिछले सालों के सारे पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की के साथ, ठीक है। कुछ के वीडियो सॉल्यूशंस भी लगे हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमेशा हमें कर लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो गो थ्रू करने ही करने हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखना चाहते हैं एक ही जगह पर, ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पर आप इजीली इन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेट मी टेक यू थ्रू दैट ऑल्सो। एक बार चेक कर लेते हैं। तो डाउनलोड प्रीवियस ईयर पेपर्स के सेक्शन में जाकर आप देखेंगे यहाँ पर आपको सारे यूजीसी नेट कोड 55 से रिलेटेड सभी पेपर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और उनकी आंसर की भी अवेलेबल है। कुछ एग्ज़ाम्स के वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी नेट के वेबसाइट से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इन एग्ज़ाम के पेपर्स को, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इस देखिए, एक तो सिलेबस हमें हेल्प करेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे को ये बताते हैं कि हमारे को कितना पढ़ना है, हमारी पढ़ाई का एक्सटेंट कितना रहेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे को अपना टारगेटेड अप्रोच से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और एट दी सेम टाइम आप अपने पेपर 1 को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसमें से एटलीस्ट 50 में से 40 का टारगेट बनाकर चलिए, और आसान हो जाएंगी हमारी राहें इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं मॉक टेस्ट पर। तो मॉक टेस्ट के लिए अगेन एक बार फिर से ह्यूमन पैटर्स के लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। यहाँ पर कोड 55 में ही अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, PYQs एंड फ्रेश मॉक्स हैं, ठीक है, जहाँ पर आप इनको अपनी प्रैक्टिस यानी कि अपनी प्रिपरेशन के बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आई जस्ट शो यू, कोई भी मॉक खोल के देख लेते हैं। तो आप इसको 1 by 1 अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो इट विल शो यू द रिजल्ट ऑल्सो, ओके। तो यहाँ पर आपको अगेन जितने भी मॉक्स हैं उनमें हर एक क्वेश्चन के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, जिसको आप इमीडिएटली रेफ़र कर सकते हो अपनी और अच्छी तैयारी की तरफ, ठीक है। और अगेन देखिए, मॉक टेस्ट के लिए भी मैं आपको बता दूं कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर अप्रोच, कि आपके लिए मॉक टेस्ट की क्या वैल्यू है। मॉक टेस्ट का सबसे प्लस पॉइंट एक जो बेनिफिट मुझे दिखता है वो है कि थोड़ा सा हमारे को फील आ जाती है एग्ज़ाम की, और एट द सेम टाइम थोड़ा सा हम अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं कि हम उतने टाइम में कितना पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं। या ऐसा वैसे तो यूजीसी नेट में के एग्ज़ाम में ये ज़्यादातर फाइट होती नहीं है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, बट स्टिल ठीक है, हमारे को ज्ञान मिल जाता है अपने बारे में कि हमारी क्या कैपेबिलिटी है टाइम मैनेज करने की विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्ज़ाम, ठीक है। बट मॉक टेस्ट से भी अच्छा, सबसे बढ़िया जो सोर्स है मॉक टेस्ट से भी बढ़िया, आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करके देख लीजिए, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो रिलायबल हैं टोटली और ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, क्योंकि वो यूजीसी नेट के पेपर ही हैं। तो उससे
अगर आप बिगनिंग ही कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन की बिगनिंग में ही हो, तो मैं कहूँगी सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठा के देख लो। आपको वहाँ से ये पता चल जाता है कि एज ऑन डेट वेयर यू स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम, और कितने आपको स्टेप्स और कवर करने हैं, ठीक है, कितना आगे जाना है। सो दिस विल गिव यू द फेयर आइडिया कि आज की डेट में मैं कहाँ खड़ा हूँ इस एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर, ठीक है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। बट अगर आप यूजीसी नेट कोड 55 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ह्यूमन पेरिटस के साथ एनरोल हो सकते हैं। आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करके वहाँ पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। देन यू विल रिसीव अ कॉल बैक एंड डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो एनरोल ऑन ह्यूमन पेरिटस लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप एक दिन का एक्सेस लेकर ये भी जान सकते हैं कि ह्यूमन पेरिटस कैसे आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।